Force and pressure. In this chapter, today we are going to study about pressure. Pressure. Let us understand what is pressure. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. It acts perpendicular to the surface on which pressure is exerted. Pressure is equal to force divided by area on which it is acts. Lesser the area, greater is the force. Both liquids and gases exert pressure on the walls of the container. Now let us understand pressure in a bit easier way. We studied about force कि हम किसी चीज पर ताकत लगा रहे हैं. Now we need to understand कि अगर हम जब ताकत लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के कितने हिस्से पर हम ताकत लगा रहे हैं. अगर हम किसी कार को पुश कर रहे हैं तो हम पूरी कार को थोड़ी ना टच कर रहे हैं. हमारे हाथ जितने हिस्से को टच कर रहे हैं उतने हिस्से पे ही तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, उतने हिस्से पे ही तो फोर्स लगा रहे हैं. तो फोर्स लगाते वक्त कितने एरिया को हमने कवर किया है, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, देन प्रेशर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को आप जैसे जैसे समझते चले जाएंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होता चला जाएगा. फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा होता है. इसीलिए प्रेशर की जो फॉर्मूला है प्रेशर को कैलकुलेट करने का है, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है और कितने एरिया पे लगाया जा रहा है. तो यानी कि कितना किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इन दोनों बातों पर निर्भर करता है. So these are the two factors on which pressure depends, and how it depends we need to study. When we look at the formula, pressure is equal to force upon area. Force is in the numerator position whereas the area is in the denominator position. Whenever we have any formula, when we are comparing the things how they are affecting each other, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वाली चीजें हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक घट जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली घट जाती है. और अगर हम किसी दो चीजों का कंपैरिजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उन कंडीशंस में होता है जब एक चीज न्यूमरेटर पे हो और दूसरी डिनोमिनेटर पे हो. जैसे इस फॉर्मूले में प्रेशर न्यूमरेटर वाली पोजीशन पर है, एरिया डिनोमिनेटर वाली पोजीशन पे है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे. यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी और दूसरी घटेगी तो पहले वाली बढ़ जाएगी. हो सकता है मेरे ऐसे कहने पर आपको बात समझ ना आई हो. हम इस चीज को जब एग्जाम्पल से करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि लेसर द एरिया ग्रेटर द फोर्स, यानी कि अगर कम एरिया पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा. इसको हम समझने के लिए फर्दर आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. और प्रेशर सॉलिड्स ही नहीं, लिक्विड्स और गैसेस भी अपने कंटेनर पर अप्लाई करते हैं. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. Not only the magnitude of the force but the area upon which it acts also affects the change it may bring about upon an object. Let us try to understand with the help of this example. Pressure is equal to force upon area. So this is the formula used to calculate pressure, and symbolically we use capital F for force and capital A for area. Now we have a brick. First it is in this position and in second it is in this position. Though the brick is same, the object is same. Let us consider the first case. Area is 0.1 per meter square. Pressure 100 Pascal. Unit जो प्रेशर की है वो पास्कल है. एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसलिए आई है
क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है और मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, तो ये डिराइव्ड यूनिट है, दोनों की यूनिट को मिलाकर बनाई गई है। पर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फोर्स से डिवाइड किया जाए, फोर्स को किससे डिवाइड किया जा रहा है? एरिया से। अब क्या हो जाता है कि इसका फोर्स कितना है? कितना है ये? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन फोर्स है, एरिया 0.1 है। इसी फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। और हमारी पास्कल में यूनिट कितनी आ जाती है? 1000। अब इसी चीज को अगर हम ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन में रखते हैं तो एरिया क्या हो गया? कम हो गया। पहले कितना था? 0.1 मीटर पर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर था, और अब कितना हो गया? 0.01 मीटर पर स्क्वायर। इस केस में क्या फर्क क्या हुआ है ऑब्जेक्ट में? एरिया जो टच कर रहा है फ्लोर को वो घट गया है, फोर्स सेम ही रहा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। फर्क किस चीज में आया है? एरिया में। यहां ज्यादा है एरिया, यहां कम है, और इसके फर्क आने से प्रेशर में ऑटोमेटिकली फर्क आ गया। यानी कि फोर्स अगर बदलेगा तो भी प्रेशर में बदलाव आएगा, एरिया बदलेगा तो भी बदलाव आएगा। बट इस केस में क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सेम लिया था इसलिए फोर्स सेम रहा। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली, उससे एरिया ऑफ कांटेक्ट में डिफरेंस आ गया कि कितना एरिया ऑब्जेक्ट का फ्लोर को टच कर रहा है। और इस केस में प्रेशर कितना हो गया? 10,000 पास्कल्स। यानी कि मोर एरिया होने से प्रेशर कम था, एरिया कम हो जाने से प्रेशर बढ़ गया। ये यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। मोर इज द एरिया, लेस इज द प्रेशर, लेस इज द एरिया, मोर इज द प्रेशर। और फोर्स के लिए कैसे चलेंगे? मोर इज द फोर्स, मोर इज द प्रेशर, लेस इज द फोर्स, लेस इज द प्रेशर। अब इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आम जिंदगी में बहुत सारी चीजों में बदलाव लाते हैं प्रेशर बढ़ाने और घटाने के लिए। तो हम प्रेशर को बढ़ाने या घटाने के लिए अलग अलग सिचुएशन में फोर्स और एरियाज में चेंजेस लाते हैं। Hence, the pressure exerted by an object depends upon its surface area. If the surface area is small, the amount of pressure applied is large, and vice versa, means उसका उल्टा भी वैसे ही होगा। The SI unit of pressure is Pascal या Newton per meter square. Examples of relationship between area and pressure. So this is a formula. So in this formula actually there are three things. Pressure is equal to force upon area. Now if you want to find out area, you will bring the area over here and you will take the pressure over here. So formula is area is equal to force upon pressure. But if you want to find out force, then you will keep the force over here only and you will take the pressure over here. क्योंकि प्रेशर यहाँ फोर्स से डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के लाइन के उस साइड जाते ही वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट्स वाई फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर। तो हमें जिस भी तरह का न्यूमेरिकल हो, जिस भी तरह का सिचुएशन हो, उसके हिसाब से हम तीनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक कुली जो है वो सामान उठा रहा है, और सामान उठाते वक्त आपका कुली को कभी भी देखना वो अपने सिर के ऊपर कपड़े को थोड़ा गोल गोल कर कर अपने सिर पर रख लेता है। या पुराने टाइम में जब घड़ा से पानी भरा जाता था और घड़े को सिर पे रखा जाता था तो भी एक स्ट्रक्चर जिसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर हुआ करता था उसको सिर पे रख लिया जाता था। उसका ये सब का पर्पस क्या होता है कि जो सामान सिर पे रखा गया है उसका और सिर के बीच में जो टच इन्वॉल्व है, यानी कि एरिया जो टच कर रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो ज्यादा हो जाए। क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। इसीलिए जो कुली होते हैं वो अपने एक कपड़े को थोड़ा गोल गोल सा बना के, फ्लैट बना के अपने सिर पे रख लेते हैं, और उसके बाद लगेज जो भी उनको कैरी करना होता है उसको सिर पे रख लेते हैं, सो दैट कि उनको प्रेशर सामान का कम महसूस होगा और उनको दिक्कत नहीं आएगी। A needle has a pointed end that is a very small area. Hence,
when a large force is exerted on the needle with a hammer, the pressure on the needle increases and it is easily moved inside the wall. So in the slide you can see that a person is hammering the nails in the furniture. तो वो क्या कर रहे हैं, जो नेल का पॉइंटेड एंड है वो दीवार की तरफ या फर्नीचर की तरफ रखा जाता है, फिर ऊपर से हैमर कर दिया जाता है. तो हैमर करने से क्या कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. अब नीडल या जो नेल है उसका पॉइंटेड एंड हम वहां रखेंगे तो एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे. इसीलिए आपने देखा होगा अगर नेल्स का जो एंड है वो पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट है, यानी कि पॉइंटेड का ऑपोजिट वर्ड होता है ब्लंट, तो नेल को हमें फर्नीचर में डालने में या उसको दीवार में लगाने में हमें डिफिकल्टी आती है. सो वी नीड टू टेक केयर. ऐसे ही सुई अगर पॉइंटेड है तो सिलाई करने में आसानी रहती है, लेकिन अगर पॉइंटेड नहीं है तो हमें सिलाई करने में बहुत डिफिकल्टी आती है हाथ से अगर हम सिलाई कर रहे हैं. सो इन दिस स्लाइड यू कैन इजीली सी कि हम नेल का पॉइंटेड एंड दीवार की तरफ रखते हैं और फिर उसको हैमर करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शोल्डर बैग्स. शोल्डर बैग्स always have broad straps rather than having thin straps in order to minimize the pressure that would be exerted on the shoulders of the carrier due to the gravitational force acting on the bag. अब आप स्कूल के बैग्स लेकर जाते हैं तो उसमें हम कॉपीज आप रखते हो, बैग्स में बुक्स रखते हैं तो वो काफ़ी भारी हो जाते हैं. क्यों भारी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके बैग को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ पुल कर रहा है, अर्थ की तरफ पुल कर रहा है जब वो आपके शोल्डर पे लटका हुआ है. तो क्या हम ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज कर सकते हैं? नो, वी कांट चेंज द ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि प्रेशर में जब हम प्रेशर के फॉर्मूला को देख रहे हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ हम फोर्स को तो चेंज ही नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे हाथ की बात ही नहीं है. सो व्हाट कैन द चेंज बी ब्रॉट अबाउट टू चेंज द प्रेशर? वी कैन ओनली चेंज द एरिया. सो व्हाट डू वी डू? We increase the area, because when we are going to increase the area, the pressure will be low. So what do? We have bags with broad. So this is a picture of bags. So padded shoulder straps, कि इसके अंदर स्पंज वगैरह भर दिया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल पैक कर दिया जाता है. अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है बैग का, यहाँ भी सॉफ्ट मटेरियल पैक कर दिया जाता है. ये सब किस लिए? कि लेंथ एडजस्ट करने की ऑप्शन दी जाती है, क्योंकि अगर आप इसकी लेंथ छोटी रखोगे तो आपके कंधे पे प्रेशर कम पड़ेगा, आप इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी रखोगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा. सो ये ब्रॉड बनाने का पर्पस यही है कि बैग और आपके शोल्डर का जो एरिया, टच वाला एरिया है, वो बढ़ जाए, क्योंकि मोर इज द एरिया लेस विल बी द प्रेशर. तो आपके कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा और आपको बैग उठाने में थोड़ा आसानी होगी. सो हियर वी हैव चेंज द एरिया. सो हम डिफरेंट एरिया जगहों पे, कहीं पे फोर्स को चेंज करेंगे, कहीं पे एरिया को चेंज करेंगे, जिस हिसाब से हमें अलग अलग सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट कि हम प्रेशर को अपने मुताबिक चेंज कर कर अपना काम कर सकें. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टूल्स. टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर कटिंग or perching always have sharp edges, because as the person would apply a force on the tool, its sharp edges would exert more pressure due to less surface area and the object cut down easily. So as you can see in the PPT that having sharp edge knife is easily cutting the vegetables and fruits. So what is the actually concept over here? That the sharp edge of the knife is having a very less area of contact between the fruits and vegetable and the knife. क्योंकि बहुत शार्प है नाइफ का, तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वेजिटेबल्स को टच कर रहा है, तो बहुत थोड़ा सा टच कर रहा है, तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने से ही प्रेशर काफ़ी हो जा रहा है और आराम से सब्जियां और फ्रूट्स कट जाते हैं. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. यू कैन सी दैट व्हेन यू हैव अ ब्लंट नाइफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट. देख रहे हो कि ये टमाटर जो है ऑलमोस्ट पिचक सा गया है, और जब आपने नाइफ को शार्प कर लिया
तो उसके बाद देखो कितनी आफ्टर में लिखा हुआ है कैसे आसानी से स्लाइसेस कट रहे हैं टमाटर के। तो ब्लंट नाइफ यानी कि जो नाइफ की धार जो है तेज नहीं है, तो क्यों ठीक से नहीं कट रहा है? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा है और ठीक से कट नहीं पा रहा है। सो विच एवर टूल्स वी यूज फॉर कटिंग, दे आर ऑलवेज टू बी केप्ट एज शार्प एजेस। उनके एजेस हमेशा शार्प होते हैं जिससे कि कटिंग आसानी हो, आपको कम फोर्स अप्लाई करने पर ही ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें आसानी से कट सके। The two tires of a tractor are wider because it minimizes the pressure exerted by the tractor on the ground. As a result, it becomes easier to move the tractor on the muddy fields. कि जो भी गाड़ियाँ, जो भी चीज़ें बहुत भारी होती हैं, उनके टायर्स बहुत चौड़े होते हैं। So in this slide you can see कि बहुत चौड़े चौड़े टायर्स कंपनीज बनाती हैं और वो हमेशा चौड़े टायर्स भारी गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं, सो दैट कि इनके अगर नैरो बनाए गए तो वो गाड़ियां जो है वो ज़मीन में धंस जाएंगी, अंदर दब जाएंगी, क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो वो वज़न ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी। तो क्योंकि बहुत भारी है तो फोर्स, अब वो फोर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत भारी गाड़ियां हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स भी हम चेंज नहीं कर सकते कि वो उसको पुल करेगा डाउन। तो फिर अगेन हम क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज द एरिया। सो टू चेंज द एरिया वी आर हैविंग द ब्रॉडर टायर्स इन दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स। So have a look on these pictures that the bigger size machines they always have broad tires so that कि वो ज़मीन के अंदर ना घुस जाए। ब्रॉडर एरिया हो जाने की वजह से प्रेशर विल बी लेसर और अंदर की तरफ को नहीं घुसेंगे, क्योंकि कई बार गाड़ियों को मिट्टी में भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। यू में भी थिंकिंग कि सड़क के अंदर कैसे घुस सकते हैं, सड़क तो बहुत हार्ड होती है। एग्रीड की सड़क में नहीं घुस सकते, बट अगर वो मिट्टी वाली जगह पर गए तो ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी वाली जगह पर कभी जाएंगे ही नहीं, वहां पर गए तो अंदर धंस जाएंगे और निकल ही नहीं पाएंगे गाड़ी बाहर, तो मुश्किल हो जाएगी। So here you can see in tractors, and tractors are always used in fields. तो खेतों में तो जब प्लॉइंग के लिए यूज किया जाता है तो वो मिट्टी तो बहुत सॉफ्ट होती है। इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी कि पानी भी दे दिया गया है खेतों में, तो इट बिकम्स मडी एंड क्लेई हो जाती हैं ये। सो ऐसे में तो इतना भारी जो ट्रैक्टर है वो खेत के अंदर ही घुस जाएगा और वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो 20-30% भी अंदर घुस गया तो उसको निकालने के लिए कोई और मशीन लानी पड़ेगी, तो ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। सो यू कैन सी दैट द टायर्स आर वेरी ब्रॉड, और उसको और ब्रॉड करने के लिए एक और अटैचमेंट भी लगा दिया है, कुड यू सी द मेटालिक अटैचमेंट, सो दैट कि वो उसका प्रेशर कम रहे। तो इस केस में हम प्रेशर कम करना चाहते हैं कि जो भारी गाड़ी है उसका प्रेशर जमीन पर कम रहे। सो फॉर दैट वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जमीन और गाड़ी के बीच का जो एरिया है वो बढ़ सके, और वो हम टायर्स को चौड़ा कर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एनिमल्स। लाइक कैमल कैन वॉक easily over the sand. You know, a camel is called as a ship of desert, so it's found in deserts because it has a wide feet which allows them to walk on sand easily. Human beings, on the other hand, cannot walk easily on sand as their feet have less surface area. Therefore, our feet sink into the sand. तो अब ये देख लो कि भगवान ने इस जानवर के जो पैर हैं वो चौड़े क्यों बनाए हैं? चौड़े इसलिए बनाए हैं जिससे कि वह आसानी से रेत में चल सके, क्योंकि उसकी बॉडी का अपना एक वजन तो होगा, ठीक है, उसको ग्रेविटी तो पुल करेगी। सो फोर्स तो अब हम चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे भाई तुम राइटिंग कर लो, पतले हो जाओ। So that's practically not possible. So what is being done? God has already given an adaptation. So this is one of the adaptation. In your junior classes, you have studied about this adaptations that they have their feet are broad. तो feet broad होने से क्या हो जाता है कि प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मोर हो गया।
उसके 4 पैर हैं, चारों चौड़े चौड़े होंगे, तो टोटल एरिया दोनों चारों पैरों का ऐड कर, आगे वाले दोनों पीछे वाले दोनों का ऐड कर, टोटल चारों पैरों का ऐड किया तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है. सो व्हेन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर देन द प्रेशर विल बी लेसर, एंड बिकॉज प्रेशर विल बी लेसर सो उसके पैर रेत में अंदर धसेंगे नहीं और वो आसानी से रेत पर चल पाएगा. If we compare human beings, so human beings doesn't have so much of broad feet, तो हम अंदर धंसने शुरू होते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ह्यूमन बींग्स तो इंटेलिजेंट इनफ है ना, वो एक ऐसे स्पेशल जूते पहन लेंगे जिनका सोल जो है वो चौड़ा हो, बड़ा हो, तो एक शू के ऊपर एक और शू पहन लिया जाएगा. ऐसा स्नो वगैरह में अक्सर किया जाता है, सो दैट कि स्नो में भी सेम प्रॉब्लम होती है कि वरना स्नो में पैर धस जाएंगे. तो फिर वो स्नो शूज जो मिलते हैं वो ब्रॉडर होते हैं. तो स्कीइंग के लिए भी अगर आपने देखा हो तो स्कीइंग करते हैं तो वो जो स्ट्रिप होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, उसको भी पर्पस यही होता है कि अंदर सिंक ना करे. सो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी इंक्रीज्ड सो दैट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी मोर, प्रेशर विल बी लेस. प्रेशर विल बी लेस तो वो अंदर धसेंगे नहीं. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कीप ऑन चेंजिंग द एरियाज as the circumstances changes. So let us take a situation. Which diagram shows the child exerting least pressure on the ground? 4 पिक्चर्स आपको दी गई है, A, B, C and D. तो आपने ये देखना है कि इन चारों की चारों फिगर्स में से किस पर्टिकुलर पिक्चर में प्रेशर जो है सबसे कम है, सबसे मिनिमम है. तो अब फोर्स को लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. फोर्स तो चारों ही कंडीशन में सेम रहेगा क्योंकि बच्चा तो चारों ही कंडीशन में सेम है. उसकी बॉडी का जो वेट है वो सेम ही रहेगा, उसका मास सेम ही रहेगा, ग्रेविटी उसको हर पोजीशन में, चाहे वो किसी पोजीशन में खड़ा हो, लेटा हो, नील डाउन हो, जो मर्जी हो, सेम ग्रेविटी से पुल करेगी. तो फोर्स तो यानी कि चेंज हो नहीं सकता. तो एरिया चेंज किया गया है. सो इन ऑल द 4 पिक्चर्स यू कैन सी कि जितना एरिया टच कर रहा है उसको एक अलग शेड से दिखाने की कोशिश की गई. सो इन विच ऑफ द फिगर यू फील दैट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस? इसमें लेस है. सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें. तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? इफ एरिया इज मोर, प्रेशर विल बी लेस. तो हमसे क्या पूछा गया कि किसमें लीस्ट प्रेशर होगा, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा एरिया है उसमें प्रेशर सबसे कम होगा. सो आंसर विल बी बी. व्हाट इज द आंसर? इन पोजीशन बी प्रेशर विल बी लेस. So that's all in this topic. Thank you and have a nice day.